नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा, जहां हम कोशिश करते हैं आपकी मदद करने की, ताकि आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, अपने गोल्स को हासिल कर सके। और अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पड़ाव पर है तो उन्हें योर मनी दूर करने की कोशिश करता है। कोई भी सवाल आपके पास है, आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? नोट कीजिए तरीका, व्हाट्सएप या ईमेल या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ईमेल है yourmoney@nw18.com और फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। अपनी क्वेरीज पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन विकास पुरी। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज तो लेंगे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड के नियम सेबी ने जो जारी किए हैं, कुछ बदलाव जो किए हैं इक्विटी पोर्शन में स्पेशली, उसके मायने आपसे समझना चाहेंगे। क्योंकि जो सर्कुलर जारी किया उसमें उसके कुछ फाइन हाइलाइट्स में पढ़ रही थी, तो उसमें कहा गया है कि वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड के बीच में जो ओवरलैप है वो 50% से कम होना चाहिए। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स का दूसरी इक्विटी स्कीम्स में ओवरलैप 50% तक होना चाहिए। अच्छा, एक एक करके मैं इस पर आपकी राय लूंगी। पहले एक जनरल व्यू आपसे लेना चाहती हूँ कि ये जो नियमों में बदलाव किए हैं या फिर जो नए नियम जारी किए गए हैं, इसके पीछे की रेलेवेंस आप क्या देखते हैं? क्यों ये कदम उठाया गया है, या फिर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बदलाव की क्या अहमियत है? धन्यवाद दीपाली जी अपने शो में बुलाने के लिए। दीपाली जी, ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज 2.0 वर्जन है। जब म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन पहले हुआ था, सेबी ने किया था, उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती थी जिनमें क्लैरिटी नहीं आती थी कि ये स्कीम का पर्पस क्या है और इसकी फिलॉसफी इसके बिहाइंड क्या है। तो आप देखेंगे कैसा हो गया था कि स्मॉल कैप फंड्स में प्रॉपर लिख के आने लग गया कि स्मॉल कैप फंड, मिड कैप का मिड कैप, लार्ज कैप का लार्ज कैप। बहुत सारे ऐसे फंड्स थे जिनकी एक अलग थीम होती थी, तो उसमें अगर लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो अब वो कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप हो गई। तो इस तरीके से जो कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स हुआ था, अब ये नेक्स्ट जो राउंड है, इसमें जो है अगेन सेबी ये चाहता है कि फर्दर क्लैरिटी जो है वो निवेशकों में आए। और स्पेशली अगर आप देखें, क्योंकि आपने जिक्र ही किया कि कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड का, तो पहले कैसा था कि सेबी अलाउ करते थे फंड हाउसेस को, या आप कॉन्ट्रा फंड रखें या आप वैल्यू फंड रखें। सो हर एक फंड हाउस के पास में या तो वैल्यू फंड होता था या कॉन्ट्रा फंड होता था। बट अब क्या हुआ है कि सेबी ने अलाउ कर दिया कि आप दोनों फंड्स रख सकते हैं, बट कंडीशन ये रहेगी कि वो दोनों फंड्स में 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये हो गया ओवरलैप का कि जो स्टॉक बास्केट है वो 50% जो स्टॉक्स है वो उससे ज्यादा ओवर एक जैसे स्टॉक दोनों फंड्स में नहीं होने चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जब वैल्यू थीम जो यूज करते हैं, ग्रोथ एट ए वैल्यू, सॉरी डीप वैल्यू, जहां पे लो पी स्टॉक्स जब फंड मैनेजर्स ढूंढते हैं, तो वो कॉन्ट्रा में भी उनको कुछ तो होंगे जो सिमिलर उनके पैरामीटर में बैठेंगे और वैल्यू में भी बैठेंगे। तो इसलिए वो उन्होंने बोला कि 50 तक अलाउड है, बट 50 से ज्यादा नहीं हो, तो आप दोनों जो कैटेगरी है लाइक कॉन्ट्रा एंड वैल्यू चला सकते हैं। दूसरा, वैसे ही सेक्टर फंड को लेके या थीमेटिक फंड को लेके और जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, उसमें भी जो है 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये कुछ जो चेंजेस है वो बताई हैं। और इन्होंने एक और चीज की है जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स है, उसमें भी कुछ चेंजेस लाए हैं ये। अच्छा, मैं एक एक करके जो बदलाव हुए हैं उसके मायने समझना चाहूंगी। पहली चीज तो आपने भी थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स की बात की विकास जी। इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि एमपी की जो अप्रूव लिस्ट होगी उसके अनुसार ही सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड लॉन्च होंगे। अब इसकी दो चीजें हैं, जो एग्जिस्टिंग सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स हैं, क्या उन पर कुछ इंपैक्ट आएगा या फिर वो एज इट इज कंटिन्यू करेंगे? और दूसरा ये कि इसके मतलब क्या हुआ कि एमपी की अप्रूव्ड लिस्ट के अनुसार, मतलब यहाँ पर क्या सेक्टोरल चयन किया जाएगा कि हाँ अभी इस सेक्टर के आप फंड्स ला सकते हैं, या इसके कुछ और मायने हैं? जी बिल्कुल, क्या होता है कि कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं दीपाली जी, जहां पे जो बास्केट है स्टॉक्स की वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ऑब्वियसली अब जब सेबी और एमपी डिफाइन करेंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं, आप जैसे मान लीजिए फार्मा या हेल्थ केयर सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, तो इन सेक्टर्स में तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा जो गाइडलाइंस में चेंजेस और भी जो है वो ये है कि रेजिडुअल अमाउंट, मान लीजिए अगर फंड मैनेजर के पास में पैसा आ गया और उनके पास उन्होंने जो इक्विटीज में 80% या जो भी उनकी परमिसिबल लिमिट है वो उन्होंने एग्जॉस्ट कर ली, बट अभी भी अगर कैश पड़ा है, तो क्योंकि इन्वेस्टर्स आपको पैसा दे रहा है कि आपका पैसा जो है वो इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में लगाया जाए ताकि उनकी रिटर्न बने। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि फंड मैनेजर्स काफी सारा कैश लेके बैठे हैं, तो इसलिए अब उन्होंने थोड़ा एक चीज और इंट्रोड्यूस कर दी है कि जो रेजिडुअल मनी है वो इनविट्स में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, सिल्वर में भी लगा सकते हैं। तो जो रेजिडुअल मनी है
वो उसका यूज का गाइडलाइन आया है इसमें कि इक्विटी फंड्स में अगर आपका जो पैसा थोड़ा बच जाता है, उसमें प्योर कैश आप उतना ना लेके आप उनके ऑल्टरनेट्स दे दिए, जैसे मैंने बोला इनविट्स हो गया, गोल्ड सिल्वर, तो उसमें आप ऐड कर दीजिए। तो कुछ गाइडलाइंस होंगी जिनको फाइन ट्यून किया जाएगा। सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्टर फंड्स हैं वो बंद हो जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, बट उनको थोड़ा सा फाइन ट्यून किया जाएगा, थोड़ा सा उसमें गाइडलाइंस एनहांस की जाएंगी। और एक चीज और जो आपने बोला कि निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रेलिवेंस क्या है, रेलिवेंस सबसे पहले यही है कि निवेशकों को फंड का नाम पढ़ते या उसकी कैटेगरी को पढ़ के क्लैरिटी आ जाए कि ये फंड क्या है और इसका पर्पस क्या है। ऑब्वियसली उसमें बाकी डिटेल्स भी निवेशकों को देखनी चाहिए, बट जो एक प्राइमा फेसी कैटेगरी होती है, जब वो अच्छे से डिफाइन हो जाए तो निवेशकों के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो बेसिक पर्पस अगर आप मेरे को ये पूछें तो वो ये है कि रिटेल निवेशक, जो कि अब बहुत बड़ा एक सेगमेंट बन चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो उनको स्कीम स्पेसिफिकेशंस या कैटेगराइजेशन इस तरीके से की जाए कि जब वो किसी भी स्कीम के बारे में पढ़ें या देखें, उनको बहुत क्लियर हो जाए कि ये फंड का पर्पस और फिलॉसफी क्या है। अच्छा, एक चीज और बताइए विकास जी, जैसे आपने भी शुरुआत में कहा कि जो नए नियम आए हैं उसके मुताबिक जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं उनको बंद किया जाएगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स हैं प्रिसाइसली। तो एग्जिस्टिंग ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिन पर ये इम्पैक्ट होगा? प्लस जो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है उनको उनके सब्सक्रिप्शन बंद होंगे, ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्या मायने हैं इसके? देखिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड में ब्रॉडली हमारे पास दो कैटेगरीज होती थी, जैसे चिल्ड्रन बेनिफिट फंड बच्चों के लिए और रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। सो जो है कि सीनियर सिटीजन के लिए, कि अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अगर प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये एक रिटायरमेंट हमने फंड लॉन्च किया है, आप उसमें पैसा जमा करें और फंड का जो है आगे बास्केट क्रिएट होती है और फंड को जो फंड मैनेजर्स आगे चला के लेके जाते हैं। बट उन्होंने सोचा कि ये बहुत गैप है, क्यों, मतलब ऐसा क्यों करेंगे, खाली दो ही कैटेगरी हैं, चिल्ड्रन फंड या सीनियर सिटीजन या रिटायरमेंट फंड जिसको हम बोलते हैं, क्यों ना हम लाइफ साइकिल फंड लेके आ जाएं कि अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों के लिए भी आप क्यों कर रहे हैं, बच्चों के एक तो पढ़ाई के लिए कर रहे होंगे, बच्चों की उनकी शादी होनी है उसके लिए कर रहे होंगे, तो आप डिफाइन करिए कि मेरा ये रोल है। उसका पर्पस ये है कि फंड मैनेजर को भी क्लैरिटी हो कि जो मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूं इन्वेस्टर से, इसका पर्पस है और उस पर्पस के आसपास वो पहुंचे, उनका जो गोल है उसको वो पूरा करके दें। तो अब उसमें टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। अभी कैसा था दीपाली जी, जैसे चिल्ड्रन बेनिफिट फंड हो गया, तो इसमें मैं अगर एज अ पेरेंट अगर अपने बच्चे के लिए सब्सक्राइब करता हूं, तो मुझे ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फंड मुझे 8 साल ही चलाना है या 10 साल ही चलाना है। सो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो फंड को जो है बच्चे के नाम पे चलेगा, और फिर जब उसके बाद 18 अबव हो जाए तो वो जो माइनर टू मेजर कन्वर्ट करके एंड देन फंड ट्रांसफर टू द मेजर। बट कोई ऐसा गोल से जोड़ा हुआ नहीं था। तो अब ये जो लाइफ साइकिल फंड्स की कैटेगरी, एक जो नई कैटेगरी आई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मान लीजिए अगर मुझे अपने बच्चे के लिए ये फंड में निवेश करना है इस कैटेगरी में, तो मैं डिफाइन करूंगा कि मेरा 5 ईयर का या 10 ईयर का या 15 ईयर का जो है ये टाइम होराइजन रहेगा और ये मेरा गोल है, सो दैट फंड मैनेजर्स भी गोल के साथ अलाइन कर पाए। सिमिलरली रिटायरमेंट के लिए भी अगर मैं खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से कर रहा हूं, तो जो मेरी एज है और मैं कब रिटायर होना चाहता हूं उसके हिसाब से मैं भी अपना टर्म डिफाइन कर पाऊं कि हाँ मेरे इतने साल का टाइम होराइजन है, तो मैं अपने जो फंड है, जो निवेश है, उस अपने गोल के साथ मैं लिंक कर दूं। तो ऐसे केस में लाइफ साइकिल फंड जो कैटेगरी लाई है उसमें एक टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा, थोड़ा लॉक इन भी होगा इसमें, कि लॉक इन अ सेंस कि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, तो थोड़ा हायर एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन ये अच्छी कैटेगरी है कि जिसमें आप चिल्ड्रन हो गए या रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया या खुद के लिए भी अगर हमारा कोई गोल है, हमने घर लेना है, तो मैं लाइफ साइकिल फंड के हिसाब से मैं देख लूं कि मेरा अगर 15 साल में मुझे एक घर लेना है तो मैं उसको उसके साथ लिंक कर पाऊं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कदम है, ताकि इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी हो जाए। ऐसा ना हो कि हम दूसरे से सुन के या कहीं इधर उधर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस लिया और एक फंड में लगा दिया। हमें पता होना चाहिए कि हम अगर निवेश कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है और हमारे गोल्स क्या है और क्या उनके साथ वो लिंक्ड है कि नहीं है। ओके, चलिए, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई समझाई विकास जी ने कि जो भी बदलाव हुए हैं उनके क्या मायने हैं, क्या रेलेवेंस है या फिर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और कौशिक पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। कौशिक मंडल, कौशिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए सवाल। हाँ, हमारा 40,000 SIP है। बताइए। साल किया था, तो SIP ठीक है, हमारा चेंज करना पड़ेगा?
आपकी डिटेल्स हैं मेरे पास, 40,000 के आपके सिप है, राइट? यस यस। और 8 म्यूचुअल फंड्स आपने खरीदे हुए हैं। आपका वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की अभी? अराउंड 74 to 75 lakhs। ओके, 74-75 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। और आपका होराइजन क्या है, कितने समय तक आप निवेशित रह सकते हैं, क्या लक्ष्य है आपका? 15 to 25 years। ओके, और टारगेट क्या है? टारगेट ज्यादा से ज्यादा जा होगा, टारगेट तो फिक्स नहीं किया, वो ओल्ड एज के लिए। ओके, तो 15 से 25 साल का नजरिया है, 40,000 रुपए की मंथली सिप है, 6,000 पर मंथ निपॉन स्मॉल कैप, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप में इनका 4,000 है, 4,000 है आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, 6,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 6,000 एचडीएफसी मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप 4,000, 6,000 एचडीएफसी मिड कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 4,000। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर? देखिए दीपाली, इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो कौशिक जी आपका बहुत अच्छा है और आपकी स्कीम सिलेक्शन भी बहुत अच्छी लगी। बट आपने शायद जो शेयर किया डेटा उसमें ये भी दिया है कि आपके कुछ स्कीम्स आपकी अपने खुद के नाम पे और कुछ आप अपनी शायद वाइफ के नाम पे चला रहे हैं। तो वहां पे एक ओवरलैप है, जो एचडीएफसी मिड कैप फंड जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो में भी आपने शामिल किया हुआ है और एचडीएफसी मिड कैप आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में भी है। तो यहाँ पे जो एक ओवरलैप है, मुझे लगता है आप वहां एक चेंज कर सकते हैं। आप एचडीएफसी मिड कैप जो है, अगर आप मिड कैप कैटेगरी में ही बने रहना चाहते हैं तो क्योंकि एक एचडीएफसी मिड कैप आप में बने रहे और एक आप जो है इन्वेस्को मिड कैप में कर सकते हैं, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और दूसरी चीज, जब मैं रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस फंड से एकदम से निकल जाएं और उसको बंद कर दें। मतलब सिप बंद करें, जो आपने निवेश ऑलरेडी कर दिया है उसमें आप निवेश में बने रहें, क्योंकि फंड बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है, आपका एग्जिट लोड होता है, शॉर्ट टर्म कोई अगर लाइबिलिटी होती है कैपिटल गेन को लेके, तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो आइडिया यही है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, बिकॉज अदरवाइज आपका क्या है, 6 और 6 12,000 रुपए जो है सीधा सीधा आपका एक ही फंड में जा रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का आपको आइडिया दिया है। जो आपने अपने टारगेट की बात की है कि 73-74 लाख का या 75 लाख का जो पोर्टफोलियो है आपका ऑलरेडी, और 40,000 की अगर आप सिप कर रहे हैं, तो जनरली अगर आप ये, मैं थोड़ा हायर साइड पे लेता हूँ कि अगर पोर्टफोलियो की ग्रोथ 15% सीएजीआर से हो तो 15 साल में लगभग जो है 8.5 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस बनेगा। बट आपने बोला कि 25 साल, तो फिर 25 साल तक अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं इस जर्नी को, और इसमें कोई आप विड्रॉल नहीं लेते हैं, एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है ये पोर्टफोलियो आपका जो है वो करीब करीब 30 करोड़ के आसपास भी बन जाए। बट उसके लिए 24-25 साल आपको टिके रहना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह कौशिक जी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। छोटा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है और राय भी दी गई है कि आप कितना एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। 15 सालों का मान के चले, 15% के आसपास का रिटर्न मान के चले तो आप लगभग 8.5 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर पाएंगे। पोर्टफोलियो आपका हालांकि सही है, थोड़ा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है जिसमें आपको एचडीएफसी मिड कैप से निकलना है और उसकी जगह आप इन्वेस्को मिड कैप को जगह दे सकते हैं। मोहम्मद इरफान का एक सवाल आया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है 7.5 लाख के आसपास और निवेश अवधि है इनकी 5 साल। इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है बेसिकली 7.5 लाख के आसपास की। अब इनसे बातचीत हो पाती विकास जी तो क्लैरिटी मिलती, बट कंसीडरिंग शायद ये नया पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट किया है लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ, उस हिसाब से राय दीजिए। इन्होंने 1,05,000 डाले हुए हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, जियो ब्लैक रॉक नेक्स्ट 50 में 2,05,000, 1,05,000 है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में, 1,60,000 है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में, 1,25,000 बंधन स्मॉल कैप में और 50,000 है मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर में। बताइए सजेशंस। देखिए दीपाली जी, इरफान जी ने अपने जो टाइम ड्यूरेशन दिया है वो दिया है 5 साल का। तो 5 साल स्पेशली फॉर स्मॉल कैप स्कीम्स बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो हो जाता है, बिकॉज अभी जिस तरीके की वॉलेटिलिटी चल रही है तो इनको एक थोड़ा सा स्टेबल पोर्टफोलियो चाहिए, बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। तो वहां पे जो मैं इनको चेंजेस सजेस्ट करूंगा, मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है उसकी जगह पे आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, और बंधन स्मॉल कैप का जो फंड है उसकी जगह बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड ले लें। तो ये 2 चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करें। और अगेन मैं यही बोलूंगा कि आप जो आपने निवेश कर दिया हुआ है उसमें से आप इमीडिएटली ना निकलें, पहले अच्छे समय को देख लीजिए, एक अच्छा मार्केट साइकिल आएगा, फंड अच्छी परफॉर्मेंस कराओगा, तब उसके बाद आप निकलें। बट क्योंकि 5 साल का टाइम होराइजन है तो बहुत ज्यादा एग्रेशन अपने पोर्टफोलियो में ना दिखाएं। तो ये 2 चेंजेस जो है वो मैं इनको सजेस्ट करता हूं। बाकी वाले जो इनके फंड्स हैं इसमें ये बने रह सकते हैं। ओके, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल, चल वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं योर मनी और विकासपुरी हमारे साथ बने क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सोनल का सवाल है छत्तीसगढ़ से और सोनल का सवाल पूछने के लिए उनके हस्बैंड हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या नाम है आपका और आप सोनल के पोर्टफोलियो पर राय ले रहे हैं? मैम नमस्ते, मैं राजकमल बोल रहा हूँ। जी मैम आपका शो देखता हूँ मैं रेगुलर। थैंक यू इनसाइट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम मेरा सवाल है मैम कि ये पोर्टफोलियो जो भी है ये इसमें ये सही है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं, और 15+ ईयर्स के लिए ये सही है? ओके तो आपने जो डिटेल सोनल के नाम से जो हमें डिटेल्स मिली हैं उसके मुताबिक आपके पास लगभग 6 म्यूचुअल फंड्स है, राइट? यस मैम। 50,000 के आपके सिप है और आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? ऑलमोस्ट 30 लाख मैम। और आपका टाइम होराइजन यहाँ से कितना है, कितना समय और दे सकते हैं इस निवेश को? अभी सिर्फ 15 ईयर्स मैम। अच्छा, आपने ये भी मेंशन किया था क्या 15% एनुअल स्टेप अप भी प्लान करेंगे, राइट? यस मैम। ओके, तो सवाल लेते हैं इनका। मैं आज क्विकली सम अप कर देती हूँ इनका क्वेश्चन। विकास जी 15,000 डाल रहे हैं हीलियोस फ्लेक्सी कैप में, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 10,000, एडवाइज मिड कैप में 10,000, एक्सिस अल्फा ग्लोबल में 5,000, मेरे एसेट गोल्ड एंड सिल्वर में 5,000, 5,000 डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट में। 13 लाख की ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 साल का होराइजन है, 10% एनुअल स्टेप अप भी करेंगे। तो फंड चॉइसेस प्लस 15 ईयर्स में कितना एक्यूमुलेशन कर लेंगे स्टेप अप के साथ, जानना चाहते हैं, बताइए। देखिए, एक तो मुझे पोर्टफोलियो इनका बहुत अच्छा लगा दीपाली। देखिए, इन्होंने एज ए एसेट एलोकेशन गोल्ड सिल्वर में भी निवेश किया हुआ है और इन्होंने ओवरसीज इक्विटीज में भी निवेश किया हुआ है, जहां पे इनका एक्सपोजर यूएस में भी हो सकता है, और क्योंकि ग्लोबल फंड है तो दूसरी जगह पे जहां अपॉर्चुनिटी होगी वहां पे भी निवेश हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया है। सिर्फ एक छोटा चेंज इनको मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि डीएसपी निफ्टी 50 जो इक्वल वेट है आपका, वो जो इंडिया की टॉप या निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज है उसमें एक्सपोजर है। अगर आप यही इसको अगर चेंज करके एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड कर लेंगे तो आपको एक 100 स्टॉक्स की बास्केट मिल जाएगी, जिसमें निफ्टी 50 एंड नेक्स्ट 50 ये दोनों का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो एक ब्रॉडर एक्सपोजर मिलेगा, जहां पे आपके फंड की परफॉर्मेंस या ग्रोथ थोड़ी सी बेटर हो सकती है एज कंपेयर टू प्योर निफ्टी 50। तो ये एक चेंज है जो मुझे लगता है दीपाली इनको करनी चाहिए। एज फार एज पोर्टफोलियो इज कंसर्न, 13 लाख का पोर्टफोलियो है, स्टेप अप करना चाहते हैं, 50,000 का सिप चल रहा है। अगर मैं 12% की भी ग्रोथ रेट पकड़ता हूं तो 4.85 सीआर के आसपास इनका पोर्टफोलियो बन सकता है। और ये जो फंड्स हैं इनकी पोटेंशियल है कि ये 12-13% से ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। तो 5-5.25 करोड़ का पोर्टफोलियो एक बहुत इजी विजिबिलिटी जो मुझे लग रही है इनको देखते हुए। ओके, एक सवाल और लेते हैं क्विकली। ईमेल के थ्रू प्रमोद शुक्ला ने भेजा है, मंथली सिप चल रही है इनकी 40,000 की। कौन से फंड्स हैं? एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 10,000 है कोटक मल्टी कैप में, 10,000 कोटक मल्टी कैप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, और निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप 10,000, यानी 10,000 ईच हैं। एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप है। फंड हाउसेस भी अलग अलग हैं। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 18 लाख की है, लक्ष्य इनका 5 करोड़ का है 20 से 22 सालों में, बताइए। एक तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इनको दीपाली, क्योंकि बहुत कम ऐसे आपके व्यूअर्स आते हैं जो 40,000 या 50,000 की सिप कर रहे हो और केवल 4 ही फंड उनके होते हैं। बिकॉज अदरवाइज आप देखो एक लंबी लिस्ट ऑफ फंड्स जो होती है वो दिखती है। तो ऐसे केस में इन्होंने एक बहुत अच्छी अप्रोच की है। जो फंड सिलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है इनका, क्योंकि एक मल्टी कैप फंड लिया हुआ उन्होंने, एक इनका मिड कैप में एक्सपोजर है, एक इनका स्मॉल कैप एक्सपोजर है। तो फंड लेवल पे इन्होंने जिस तरीके से, और एक इन्होंने फ्लेक्सी कैप फंड लिया हुआ है, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई और मार्केट यूनिवर्स का सब कुछ इसके अंदर लगभग आ जाता है। तो इसी में ही आप प्रमोद जी बने रहें, यही 4 फंड्स में। जब आपके पास में फ्लोज आपके बढ़ते हैं तो इसमें ही आप स्टेप अप करें, अपने सिप्स को बढ़ाएं। एज फार एज आपने जो बोला है कि मेरे को कॉर्पस कितना बनेगा, तो अगर मैं अगेन 12% की एक कंजर्वेटिव कैलकुलेशन लेके चलता हूं, और आपने तो उम्मीद की है कि मेरा जो है 5 करोड़ के आसपास का जो है पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, बट 12% की ग्रोथ रेट से इन गिवन सिनेरियो आप 5 करोड़ 40 लाख के आसपास आपका जो है कॉर्पस बहुत इजीली बिल्ड हो जाएगा। और अगर आप, अगेन मैं वही बोलूंगा कि अगर आप अपने जो इन्फ्लोज बढ़ते हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा टॉप अप करते जाएंगे, स्टेप अप करते जाएंगे, तो इससे भी कहीं बड़े पोर्टफोलियो की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड स्टिक टू दीज गुड 4 फंड्स। ओके, तो निवेशित रहिए अपने इन चारों फंड्स में, बेहतरीन चॉइसेस हैं और टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहे। 5 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, आप मान के चले 5.5 करोड़ के आसपास आप आसानी से एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपने टाइम होराइजन में।
आप पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो इनकी चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए विकास जी। दीपाली, जो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, करंट वोलेटिलिटी और मार्केट के इम्पैक्ट को देखते हुए प्योर स्मॉल कैप सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, बट उनका एक्सपोजर जो है आप फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू लिया जा सकता है। सो 4 फंड्स जो है वो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड, वैल्यू थीम, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो लार्ज मिड स्मॉल कैप हर किसी में एक्सपोजर दे सकता है, इन्वेस्को का मिड कैप फंड और व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड जहां पे आपको गोल्ड सिल्वर या ओवरसीज इक्विटीज का एक्सपोजर लेना हो, डेट का एक्सपोजर लेना हो, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है और अच्छा फंड है। तो ये 4 फंड से अगर पोर्टफोलियो शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे फंड और अच्छे पोर्टफोलियो और अच्छी रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। ओके, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स विकास जी के। शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।